नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में सुधा उपाध्याय के सौजन्य से आज हम सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में नंदकिशोर नीलम जी के साथ हैं। नंदकिशोर नीलम जी प्रोफेसर हैं, हिंदी विभाग में अध्यक्ष हैं, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर राजस्थान में ही जन्मे। ब्यावर जिले में MA किया इन्होंने हिंदी में, रामविलास शर्मा की आलोचना पर PhD की, हंस की लंबी कहानियों पर UGC की पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी की, सौंदर्य शास्त्र व स्वतंत्र शोध कार्य किया। 28 वर्षों से अधिक राजस्थान की राजकीय महाविद्यालयों में हिंदी साहित्य का अध्ययन, अध्यापन और शोध निर्देशन करते रहे हैं। जहाँ तक इनके प्रकाशित होने की बात है तो देश भर की तमाम समसामयिक, सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में नंदकिशोर नीलम जी लगातार प्रकाशित हो रहे हैं। चाहे वो हंस हो, वागर्थ, कथा देश, वर्तमान साहित्य, परिकथा, आजकल, मधुमती, कृतियोर और करीब 20 पत्र पत्रिकाओं में आलोचना, कहानी, कविता और रेखांकन तथा कवर भी इनके प्रकाशित होते रहे हैं। नंदकिशोर नीलम जी स्वभाव से साहित्य सचेत, साहित्य सेवी, समाज चिंतक और कविता के बहुत करीब पाए जाते हैं। इनकी ख्याति, इनकी लोकप्रियता इनके विद्यार्थियों में भी बहुत है। ये अपने विद्यार्थियों और शोधार्थियों को निश्चित तौर पर पारंपरिक तमाम रूढ़ियों से, जड़ताओं से उबार कर दरअसल समसामयिक बनाने में, कंटेम्प्रेरी बनाने में अपना बहुत योगदान दे रहे हैं। जहाँ तक इनकी कविताओं की बात है शोधार्थियों, तो इनकी कविताओं में मुझे एक्सटेम्पोर कहीं पर यथास्थिति और जड़ता के विरोध स्वरूप एक प्रतिरोध का स्वर दिखाई देता है। इनकी कविताओं को पढ़ते हुए, उन कविताओं से गुजरते हुए मुझे बार बार कभी इनका गमई मन, कभी इनकी परंपराओं में भी बहुत सी अच्छी बातें होती हैं जिसे स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा नंदकिशोर नीलम जी का कहना है। परंपराओं से और जो निरंतरता चल रही है, जो आधुनिकता चल रही है, उसकी एक टकराहट भी इनकी कविताओं में मुझे दिखाई देती है। इनकी कविताओं में केवल नंदकिशोर नीलम की व्यथा कथा नहीं है, वे अपने बहाने और अपने अपनों की बात ज़्यादा कर रहे होते हैं कविता में। यानी इनकी कविताओं में मुझे व्यष्टि से अधिक समष्टि दिखाई देता है, एक सामूहिकता दिखाई देती है, और इसीलिए इस श्रृंखला में मैंने इसे शामिल किया क्योंकि उस कविता में सबके स्वर की बात होती है और उन स्वरों की जिनकी अनुभूंज अभी तक नेपथ्य में ही है, जिनके स्वर अभी तक मुखर नहीं रहे और जो अब तक अनसुने किए जाते रहे, नंदकिशोर नीलम जी की कविताओं में मुझे वो दिखाई देती है। मैं अपनी पसंद की 5 कविताएं, जैसा कि इस YouTube चैनल, इस कविता वीडियो का एक कलेवर भी है कि 5 रचनाएं मैं पढ़ती हूँ और एक्सटेम्पोर उनका वाचन, विश्लेषण करती जाऊँगी आपके लिए शोधार्थियों। और आप अपने समसामयिक सिलेबस में जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते हुए इन कविताओं को भी ज़रूर नोटिस में लीजिएगा। पहली कविता है तेरी मेरी सबकी बात। क्या यह हो सकता है नहीं हो मुझे अपनी संस्कृति से प्यार? मैंने कब कहा यह धरती नहीं है मेरी माँ? मैं तो यह भी नहीं कहता कि परंपरा के महत्व से मुझे है इनकार। कोई कैसे उठा सकता है इस तरह मेरी देशभक्ति पर सवाल? यह सच है, नहीं है मेरी देशभक्ति की कसौटी किसी के अस्तित्व का नकार। मेरी संस्कृति भी नहीं सिखाती मुझे हो किसी की आस्थाओं का अपमान। यह भूमि यदि माँ है तो नहीं चाहती अपनी वंदना, नहीं सिखाती मुझे किसी की बेदखली के गुर। माँ कभी चाहती है भला अपने बच्चों की बेदखली? और मेरी विराट जीवंत परंपरा मुझे नहीं बनाती जड़, होने नहीं देती पत्थर, नहीं थोपती कभी किसी पर अपनी महानता का दंभ, या नहीं चाहती कभी खो जाए पहचान किसी की। मेरी भूमि, मेरी संस्कृति, मेरी परंपराएं, मेरी भूमि, मेरी संस्कृति, मेरी परंपराएं सब मिलकर बुनती हैं अपनापा। आहा, बुनती हैं अपनापा, लुटाती हैं दुलार, देती हैं समझ, परखना सिखाती हैं आदमी। ये मिटाती हैं सीमाएं, चौड़ा करती हैं मन का पाठ अपने ममतालू हाथों से। ममतालू, आप वोकैबुलरी देखिए, ममता भरी, ममता मई।
अपने ममतालु हाथों से खोलती है अनेक वातायन और आत्मसात करती है तेरी मेरी सबकी बात। मैंने कहा ना शोधार्थियों कि नंदकिशोर नीलम अपनी बात नहीं करते, मेरी तेरी सबकी बात करते हैं। मिले स्वर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो ये जो संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासी की बात है, वो नंदकिशोर नीलम जी की कविताओं में आता है। और वो किसी गुट विशेष में नहीं, किसी दल विशेष में नहीं, किसी वैचारिकता से जकड़े हुए नहीं, बल्कि अपनी कविता को अपनाव की विधा, लगाव की विधा, जुड़ाव की विधा बना देते हैं। और वे कविता को हथियार की तरह नहीं, बल्कि ममता, संवेदना, करुणा की तरह परोसते हैं, और जो सबकी हो जाए, जो सबको अपने में समो ले। दूसरी कविता है हत्यारे। ये कविता मुझे विशेष पसंद आई, क्योंकि आप शोधार्थी जानते हैं, मेरे विद्यार्थी जानते हैं कि इसी तेवर मिजाज की कविताएं मैं भी लिखती हूँ। तो ये मेरा रुझान इस कविता पर विशेष रहा। हत्यारे को मतलब नहीं वो 4 का है या 84 का। हत्यारा यह देखता है वह कितना बड़ा प्रतिरोध है उसकी हिंसा के विरुद्ध। हत्यारे को इससे भी फर्क नहीं पड़ता कोई कोख में है या विलीन पंचभूत में। वह बस यह जानता है खुद के आतंक को। खुद के आतंक को जिंदा रखने के लिए हत्या जरूरी है। हत्या त्रिशूल से हो या फिर चरित्र हनन से। हत्यारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका लक्ष्य बस इतना है कोई आवाज उठ नहीं पाए। उसका लक्ष्य बस इतना है कोई आवाज उठ नहीं पाए उसकी करतूतों के खिलाफ, उसकी करतूतों के खिलाफ। तो आप अपने चौहोर पसरी, अपने इर्द गिर्द पसरी उस भयावह पर्यावरण को महसूस कर सकते हैं जिसमें प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। वैचारिक प्रदूषण, मानसिक प्रदूषण। लोग लगातार सिमटते जा रहे हैं अपने अपने निहितार्थ में, अपने स्वार्थ में। और नंदकिशोर नीलम जी कहते हैं कि विचार छीज रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं लोग अपनी अपनी कहने में। और हत्या केवल हिंसक हथियारों से नहीं होती। हत्या केवल अस्त्र शस्त्र, क्रूर खून, आगजनी और मारपीट से नहीं होती। हत्या मन की, विचार की, परवरिश की, परितोष की, संतोष की, आत्मा की हत्याएं रोज हो रही हैं। लोगों के साझापन के, सौहार्द की, पारस्परिकता की, प्रेम की, सद्भाव की हत्याएं रोज हो रही हैं। और नंदकिशोर नीलम जी की ये कविता मुझे बड़े कैनवास की लगी, बहुत विराट कविता लगी कि चहुओर हत्यारे घूम रहे हैं। वे अस्त्र शस्त्र से लैस हों या निरस्त्र हों, दरअसल उनकी कौम, जात, जमात, लिंग अनुपात नहीं होता। वे भीड़ में हो या वे अकेले, वे समूह में हो या वे अपने ठसक और अपने वर्चस्व के साथ, मूछ और पूंछ के साथ हों, वे हत्या करने निकले हैं समूची मानवीय सृष्टि की, समूची मानवीय सभ्यता की, समूची प्रकृति की। और ये हत्या और ये हत्यारे आपके इर्द गिर्द, आपके परिवेश में, आपके चहुओर लगातार बढ़ रहे हैं। तो नंदकिशोर नीलम की ये कविता मुझे बहुत देर तक, दूर तक साथ देती हुई, जैसे लगता है कि प्याज की परतों सी बहुत देर तक साथ निभाएगी आपकी, कि जब जब इस तरह के हिंसक शक्तियों की, इस तरह के वर्चस्व की ताकतों की, रसूखदार लोगों की, लठैतों की, मठाधीशों की बात बढ़ती जाएगी, उनका रुआब, उनका ठसक बढ़ता जाएगा, उनका दबाव समाज पर बढ़ता जाएगा, उनका शोषण, दलन बढ़ता जाएगा, तब तक ये कविता हमें याद आएगी, तब तक ये कविता हमें संभाल लेगी। अगली कविता भी मेरी पसंद की है। भेड़िए नहीं है वे जिनके हाथों में पत्थर हैं, सरिये हैं, डंडे हैं, माचिस की तीलियां हैं, पेचकस और पेट्रोल हैं। योनि गुदा लिंग में घोपने के लिए उन्हें दरिंदे या भेड़िए मत कहो। वे नहीं हैं, ये वही हैं जो आपकी बेटियों के हॉस्टल में घुसकर उनके सामने ही करते हैं हस्तमैथुन। वे तो मर्द हैं जिनके पक्ष में लगते हैं वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे। कितनी कंटेम्प्ररी है ये कविता, कितनी प्रासंगिक है ये कविता। अभी अभी मणिपुर धधक रहा है, जल रहा है, चीत्कार कर रहा है, चीख पुकार कर रहा है। ऐसी
विषम परिवेश में, ऐसे दुर्दिन में, ऐसे ऐसे दौर में, ऐसे बुरे दौर में, कठिन दौर में ये कविता कितनी प्रासंगिक हो जाती है, कितनी प्रासंगिक हो जाती है। शुद्धार्थियों बहुत ध्यान से समझेंगे। ये वही है जो आपकी बेटियों के हॉस्टल में घुसकर उनके सामने ही करते हस्तमैथुन। वे तो मर्द हैं। आप सटायर देखें, आप व्यंग्य को पकड़ें, कविता की वोकैबुलरी में, भाषा में, कविता की शैली में व्यंजना को देखें। वे तो मर्द हैं। उनके पक्ष में लगते हैं वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे। उनके आगे आगे हाथों में फूल मालाएं लिए होता है श्री राम, जय श्री राम का उद्घोष। जिनके लिए मंत्रीगण स्वागत तोरण सजाते हैं। आप देखें कि इस लोकतंत्र में, इस बुर्जुआ लोकतंत्र में, इस अधिनायकवाद में कहाँ है लोग, कहाँ है वो सर्वसाधारण लोग जो जनता का, जनता के लिए जनता पर शासन नेतृत्व चुनकर आप संसद में बिठाते हैं और जो नेतृत्व कर रहे हैं क्या उनके हाथों हम सुरक्षित हैं? क्या हमारी सुरक्षा, हमारे संरक्षण की जवाबदेही वे दे सकते हैं? क्या हम उनके रुआब में, दबाव में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या वे हमारी व्यथा कथा ही संसद में कह रहे होते हैं? नहीं, वे वहाँ संसद में अश्लील ढोंग, अश्लील नाटक कर रहे होते हैं, केवल स्वांग कर रहे होते हैं। और अफसोस दर्दनाक यही है, तकलीफ दे यही है कि हम जनता ही जिनका लगातार क्षरण हो रहा है, लगातार शोषण हो रहा है, दलन हो रहा है, वही चुनकर इन्हें वहाँ कुर्सी पर बिठाते हैं। जिनके लिए मंत्रीगण स्वागत तोरण सजाते हैं, ये वो मर्द हैं जिनके पक्ष में आज भी अनगिनत औरतें सड़क और कचहरी में लेट जाती हैं। ये करती हैं सड़कें जाम। ऐसे ही मर्दों के आह्वान पर मनाए जाने लगे हैं माता पिता दिवस। ऐसे ही मर्दों के लिए खुलेआम कोर्ट की दीवार पर फहरा दिया जाता है भगवा। ये वो मर्द हैं जिनके पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। आहा, कितना सब प्रासंगिक है ये कविता, कितने बड़े कैनवास की है ये कविता। आज के राजनीतिक परिदृश्य को, आज की राजनीतिक भयावहता को, सब तरफ पसरे आतंक को, डर को, संशय को, दुविधा को और एक दूसरे में जो गुत्थम गुत्थी है, एक दूसरे के प्रति जो संदेह और संकोच है कि हम दानव मनुष्यता छूटती जा रही है, मनन शक्ति हमारी खत्म होती जा रही है, हम मनुष्य से पशुतर होते जा रहे हैं, उस सब की कलई खोलती है ये कविता निश्चित तौर पर। ऐसे ही मर्दों के लिए खुलेआम कोर्ट पर दीवार पर फहरा दिया जाता है भगवा। ये वो मर्द हैं जिनके पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। ये वो मर्द हैं जिनके घर पहुंचते ही माएं उतारती हैं आरती, बहनें बलैया लेती हैं, पिता की मूंछों के तीर और नुकीले हो जाते हैं, छोटे बड़े भाइयों और दोस्तों के लिंगों में भी उठने लगती है हसरतें कि तुमने किया, तुम बेखौफ कर सके, तुम ये पशुता का नंगा नाच, ये नंगई दिखा सके समाज में और कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो उनका भी साहस बढ़ता है, उनका भी बल बढ़ता है और वो धीरे धीरे उसी पशुता की ओर बढ़ने लगते हैं। असल में मर्द हमारे नए भारत का गौरव है। असल में ये मर्द हमारे नए भारत पॉइंट टू बी नोटेड, नोटिस में ले, नए भारत का गौरव है। ये उस धर्म ध्वजा के समर्थन है जिसमें बलात्कार को संस्कृति का अंग माना जाता है। और जब वे वकालत करते हैं साहित्य से, इतिहास से, संस्कृति से, हमारी सभ्यता से, हमारी पुरातनता से, तो ऐसे ऐसे किस्से, ऐसे ऐसे जुमले गढ़ कर सुनाते हैं हमें कि लगता है कि वो वारदात, वो जुल्म, वो घटना, वो दुर्घटना, वो आतंक, वो हिंसा, वो बलात्कार जायज़ है, वे जायज़ ठहराते हैं उसे। हमारी सभ्यता और संस्कृति के ऐसे झूठे किस्से, ऐसे प्रपंच छल और जाल फैलाते हैं। असल में संस्कृति का अंग माना जाता है। हम रोज गढ़ ढाल रहे हैं, ऐसे मर्द गढ़ रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, रोज रोज बनाए जा रहे हैं। एक को देखकर 10 का दुस्साहस बढ़ता है, 10 को देखकर 100 का, और समाज ऐसे ही पशुओं से भरता जा रहा है। इसीलिए उन्हें दरिंदे या भेड़िए मत कहो, असल में ये भारत माता की संतान है। असल में ये भारत माता की संतान है। शुद्धार्थियों, ये नया विमर्श है, ये सर्वहारा और सर्वशक्तिमान, ये हैव्स नॉट, ये शोषक और ये शोषित का एक नया विमर्श है
कि लगातार ये खाई बढ़ती जा रही है, लगातार ये और गहरा होता जा रहा है, और लगातार ये भय, आतंक और ये पशुवत आचरण, ये व्यभिचार बढ़ता जा रहा है। एक और बड़ी मीठी सी, प्यारी सी, नॉस्टैल्जिक कविता है। मैं अपने गांव चली जाती हूँ, अपने बचपन में लौट जाती हूँ। कविता है गांव की लड़की। याद आती है गांव की वह छोटी सी लड़की जो उन्मुक्त अर्ध नग्ना घूमती रहती है इस द्वार से उस द्वार। कभी भागती है पीली पीली तितलियों के पीछे, कभी बरसात के गंदले पानी में चहकती रहती है छप छप करती, और कभी बकरी की छोटी सी थैली को दुबका कर गोद में जाड़े की गुनगुनी धूप में खड़ी हो जाती है। याद आती है गांव की वह छोटी लड़की जो सुनती है कहानी बकरियां चराती नानी से और बनाती है घरौंदे नदी के किनारे। कोई नटखट पड़ोसी लड़का मार कर ठोकर ढिठाई से तोड़ देता है उसे। लड़की गवई गालियां बकती भागती है उसके पीछे दूर तक। मुझे मेरा बचपन, मेरा गांव, वो खेत, वो मेड़, वो तालाब, तलैया, वो इनार, कुआं, वो ट्यूबवेल, सब कुछ याद आ गया। याद आती है गांव की वह लड़की जो तोड़ती है बेर गिलहरी की तरह उचक उचक कर, बेरी के कांटों से लहूलुहान हाथों की नहीं है फिक्र। ओढ़ती है, झूमती है आत्मतोष से इतने सारे बेर। याद आती है गांव की वह लड़की जो बीनती है गोबर, दूर दूर दौड़ाती है नजर, भागती है सरपट गोबर के पास, पड़ न जाए किसी और की नजर, पड़ न जाए किसी और की नजर। थोड़ा सा गोबर पाकर जैसे पा लेती है धन अपार। फिक्र नहीं है उसे बोझ तले दब रही है गर्दन, भार से डगबगाते पैरों का भी नहीं है होश। दर्द से कहीं ज्यादा उत्साह, इतना सारा गोबर। ये इतना सारा शब्द मुझे बड़ा भीतर तक भिगो गया। थोड़े में संतोष, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब मिलया संतोष धन सब धन धूरे समान। तो ये संतुष्टि, ये तृप्ति, ये आत्ममुग्धता, ये भोलापन, ये सरलता, ये पारदर्शिता, इत्ते में सुखी हो जाना, इत्ते में खुश हो जाना, भाव विभोर हो जाना, ये गांव का गंवाईपन ही है। इतना सारा गोबर, होंगी ढेर सारी थेपड़ियां, आज नहीं पड़ेगी मार, आज नहीं कहेगी माँ काम चोर कल मुही। याद आती है गांव की वह लड़की जो जाती है कांकड़ में बकरियां चराने, भागती है दिन भर यहाँ वहाँ, बकरियों को ताड़ती जैसे कुलाचे भरती है मंझले हिरनी। यूं ही भागम भाग में टूटी सूखी झोपड़ियों झाड़ियों को करती रहती है इकट्ठा, जैसे बनाती है गौरैया प्यार से घोंसला। ये बसावट की बात है, ये प्रकृति को, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने, सुरक्षित करने की बात है। जैसे बनाती है गौरैया प्यार से घोंसला, शाम होते होते उठाकर गट्ठर झाड़ियों का घेर कर सारी बकरियों को चलती है गांव की लीक। जितना अधिक बोझ सिर पर उतना ही मन में उल्लास। ये चतुराई, ये सयानापन, ये बांकपन नहीं आया कि मेरे सर पर बोझ है, मैं कुछ कर्तव्य निभा रही हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं जरूरत से ज्यादा काम कर रही हूँ। इस तरह का भाव, इस तरह का कि बोझ उठाने का भाव नहीं मन में आता। आज नहीं चिढ़ेगी माँ, आज होगी खुश, जरूर मिलेगी आज वो बल भुनी गर्मा गर्म शकरकंदी। आहा। याद आती है गांव की वह बड़ी होती हुई लड़की जो रचने लगती है गुमसुम, भूल गई है वह पीली तितलियों के पीछे भागना, बरसात के पानी में नंगे पैर छप छप करना, छौने को गोद में दुबका कर खड़ी भी नहीं होती है अब वह, नदी किनारे घरौंदे भी नहीं बनाती, और घरौंदा तोड़ने वाले लड़के को गवई गालियां बकना भी भूल गई है। युवा हो रही है, बढ़ रही है, यौवन की ओर बढ़ रही है, कैशोरी और यौवन की ओर बढ़ रही है। भूल गई वह गिलहरी की तरह फुदक कर बेर तोड़ना, अब कांकड़ में बकरियां चराते हुए भी वह रहती है सहमी सहमी, जैसे बैठा हो कोई बघेरा सेंध लगाए हुए। याद आती है गांव की वह लड़की जब भी जाती है नहाने नदी पर, खोजती है ओट, देखती है चारों ओर, डर रही हो जैसे पानी की चक्रदार लहरों से।
जरा सी आहट से फट पड़ जाती है पीली, कांतिहीन। भय, आतंक, डर कि सब तरफ मूछ वाले पूंछ वाले पशु बैठे होंगे, ताक में, फिराक में। क्या आपको अकेला पाया नहीं, आपको दबोच लिया। पड़ जाती है पीली, अब नहीं होती अटखेलियां, वो खिलंदड़पन, वो खेलना खिलौना। अब नहीं निहार पाती अपनी नग्न तांबई देह को उन्मुक्त नदी की गोल गोल लहरों में। अब नहीं आता मजा नदी में नहाने का, जैसे कोई छिपा बैठा हो पानी की श्यामल गहराई में। गांव को भी कितना गंदा कर गया है ये राजनीतिक प्रदूषण, ये मानसिक प्रदूषण, ये पर्यावरण में पसरा हुआ व्यभिचार, ये कुसंस्कार, ये पशुओं का आतंक कि गांव की लड़की भी अपना गंवईपन, अपना भोलापन, अपनी निश्चलता, अपनी उन्मुक्तता, अपनी उड़ान, अपनी छपाछप, अपनी लहर, अपना सब कुछ, अपनी सहजता, सरलता भूल गई हो। अगली कविता है, कविता मेरे खत है। जब कभी तुम महसूस करो खुद को अकेला और उदासी पसर जाए तुम्हारे चारों ओर, जब पिघलने लगे भीतर ठहरी हुई बर्फ और पलकों पर लिखने लगे उदास गीत, जब तुम्हारे आसपास की भीड़ बदलने लगे चट्टानों में और पर्दे उठने लगे सच्चाइयों से, तब तुम उठा लेना मेरे तमाम खत। जो पड़े होंगे किन्हीं अंधेरे कोनों में, उन्हें सिलसिलेवार पढ़ने की कोशिश करना। जब बदलने लगे दीवारें स्याह चेहरों में, घूरने लगे छत का फैलाव, अंधेरी आंखों से जब पर्दे सरसरा कर डराने लगे या कठोर होने लगे हवाओं का रुख और मन पर चढ़ने लगे अनचीन्हे भय, जब कभी डराने लगे लटके हुए कैलेंडर की तारीखें, तब पढ़ना इन्हें। स्मृतियों के पार जाकर मन के किसी उदास कोने में जब दिखने लगे टूटने का दर्द, खोई हुई उदास आंखें और बरबस मुस्कुराने का प्रयास करते होठ, तब थक कर तुम्हारा साथ छोड़ दे और तरस जाओ मुस्काने को, जब अविरल आंसू कुरेदने लगे अतीत के छाले या नम पलकों को खुद से ही छिपाना पड़े, तब निकाल लाना मेरे भोले भाले खत। जब होली के रंग लगने लगे फीके और दियों की लंबी लंबी कतारें कर न सके भीतर उजियारा, जब क्रिसमस की सांझ भी लौटा न सके तुम्हारा सहज उल्लास उजास और मुहर्रम के मातम में घुलने लगे एहसास, आरती अजान अरदास, आहा। मैं इसलिए कहती हूँ नंद किशोर नीलम सार्वभौम सबके कवि हैं, सबकी बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। मनुष्यता उनके लिए धर्म है, मानवता उनके लिए धर्म है और वही उनका संप्रेष्य है, वही वो संप्रेषित करना चाहते हैं। आरती अजान अरदास और प्रार्थना भी जब तुम्हारी सच्ची मुस्कान न लौटा सके, तब तुम पढ़ना प्रिय, तब तुम पढ़ना प्रिय मेरे ये तमाम छोटे छोटे खत, मेरे ये तमाम छोटे छोटे खत। बहुत शुक्रिया, बेहतरीन कविता है, बहुत शुक्रिया।